बीए सेकेंड ईयर में स्वागत है आपका बच्चों। कल हमने राजमुकुट और सम्राट के दोनों के बीच में भेद या अंतर पढ़े थे और सम्राट क्या है ये सब बातें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे राजमुकुट की शक्तियां अथवा सिद्धांत रूप में सम्राट की शक्तियां, ये हम आज पढ़ेंगे। तो थोड़े से परिचय। सिद्धांत रूप में ब्रिटिश सम्राट को अत्यंत ही व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, यानी ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। कानून के अनुसार सिद्धांत के लिखित रूप में सिद्धांत और व्यवहारिक में कैसी है वो देखना हमें। कानून के अनुसार वह व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग है, यानी उनको विभाजित नहीं कर सकता कि व्यवस्थापिका में भी वो अब उनकी सदस्य होती है। प्रशासन का अध्यक्ष तथा इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में न्यायपालिका का प्रधान है। समस्त सैन्य शक्तियों का नियंता और चर्च का अध्यक्ष भी है। कौन? सम्राट। उसे ब्रिटिश राज्य का मनाधिकृत रूप कहना अनुचित न होगा। राजमुकुट की शक्तियों का अध्ययन इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो राजमुकुट की शक्तियां, ये सम्राट की शक्तियां सिद्धांत के रूप में सम्राट दोनों पढ़ रहे हैं बच्चों। एक तो राजमुकुट की शक्तियां अथवा सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियां। तो पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, यानी कार्यपालिका में कौन कौन सी शक्तियां, राजमुकुट की शक्तियां कितनी है और सिद्धांत में सम्राट की कितनी है, व्यवहार में कितनी है राजमुकुट की और सिद्धांत में कितनी है। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, राजमुकुट का मुख्य संबंध कार्यपालिका से है। इस रूप में उनके कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त है। इस संबंध में उसकी शक्तियां इस प्रकार है। राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानून को क्रियान्वित करना, यानी राजमुकुट कौन होगा? संस्था। तो न्यायपालिका आ गई। तो सारे राजमुकुट की कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्र में जो कानून बन रहे हैं वो सारे संबंधी शक्तियां किसके हाथ में? राजमुकुट के हाथ में है। दूसरी बताइए, राजमुकुट प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राजमुकुट में कौन है, कौन धारण करता है? सम्राट। तो सम्राट यानी मां के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री तो वैसे नाम मात्र का है नियुक्ति, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वैसे भी लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, उनको ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है किसके हाथ में? जनता द्वारा चुना गया। अब उनके नाम मात्र से राजमुकुट उनको क्या कर रहा है? नियुक्त कर रहा है। तीसरा है, राज्य के सभी उच्च अधिकारी और जल, थल और वायु सेना के समस्त पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। राजमुकुट क्यों? जैसे कि सम्राट भी इसमें शामिल है सिद्धांत के रूप में। तो राजमुकुट धारण करेगा तो वो जल, थल सेना का, वायु सेना का पदाधिकार होगा और उच्च अधिकारों की नियुक्ति करेगा। चौथा है, ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध, औपनिवेशिक राज्य तथा अधीनस्थ प्रदेशों का शासन कार्य आदि राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित और संपादित किया जा सकता है। तो राजमुकुट यानी संस्था द्वारा जो उनके संबंध में औपनिवेश बन के उनके राज्य जो अंडर में आ रहे उनसे उनके कार्य और निर्धारित करने के कार्य वो भी राजमुकुट द्वारा ही किए जा सकते हैं। ये सब कार्यपालिका शक्ति है बच्चों। पांचवा है, राजमुकुट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है, यानी सम्राट सिद्धांत रूप से ये नियुक्ति करता है राजदूतों वगैरह से। लेकिन ये नाम मात्र की आपको बताइए
ये पहले से उनका सब वास्तविक रूप प्रधानमंत्री के हाथ में, तो उनका ये राजदूतों का भी, वाणिज्य दूतों का भी ये कौन राज मुकुट नियुक्त करता है। छठा है युद्ध की घोषणा तथा संधि वार्ता की भी राज मुकुट के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। दूसरे देशों से संधि करना और संधि वार्ता और मुकुट के और युद्ध की घोषणा करना, युद्ध हो जाए तो भी राष्ट्रपति द्वारा ही या राज मुकुट द्वारा ही ऑर्डर दिया जाता है कि युद्ध की तैयारी की जाए। सातवां है राज मुकुट के द्वारा अपराधियों को क्षमा प्रदान करने तथा उसके दंड को कम करने का कार्य भी किया जा सकता है। समाधान की शक्ति, जो राज मुकुट कौन धारण करता है? राजा। तो सैद्धांतिक दृष्टि से समाधान करना, किसी को फांसी मिली है तो वो आजीवन कारावास में अपराधियों को वो कर सकता है। हमारे भारत में भी ऐसी व्यवस्था है, क्षमादान करना राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान कर सकता है। फांसी दी है तो उनको आजीवन कारावास में बदल सकता है और दंड को कम कर सकता है। उनका व्यवहार अच्छा है तो पहले से उनको छोड़ दिया जाता है। किसका? अपराधी का। आठवां है स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राज मुकुट के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में स्थानीय स्वशासन केंद्र सरकार के अधिकार में है, क्योंकि वहां पे इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था नहीं है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, पूरी शक्ति केंद्र के हाथ में। इसलिए स्वशासन का भी देखभाल राज मुकुट द्वारा किया जाता है। नौवां है राज मुकुट राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण व संचालन करता है। राष्ट्रीय बजट भी राज मुकुट की ओर से ही प्रस्तुत किया जाता है और वही बजट की धनराशि का कार्य रूप में लाता है। यानी राज मुकुट में सारे संस्था आ जाएगी तो सारे वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री सब मिलकर ये बजट वगैरह बनाए गए, वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा संसद में। तो ये भी राज मुकुट ही करते हैं, सब मिलकर। राज मुकुट में पूरी संस्था आ जाएगी और सम्राट में एक व्यक्ति आ जाएगा। तो राज मुकुट की बात चल रही है कि सम्राट की शक्तियां, राज मुकुट की शक्तियां अथवा सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियां तो लिखित रूप है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में। प्रधानमंत्री किस में आता है? राज मुकुट में। कितनी सारी संस्था है, वो प्रधानमंत्री भी है, मंत्रिमंडल भी है, प्रशासन भी आता है, सारे राज मुकुट में आते हैं। इसलिए ये राज मुकुट की इतनी शक्ति बताई गई है। लास्ट कार्यपालिका संबंधी शक्ति में 10वां है मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में जो भी कार्य करते हैं वे राज मुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। यानी मंत्री द्वारा सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, प्रशासन किसी के द्वारा भी कार्य किए जाते हैं वो सब राज मुकुट के नाम से ही किए जा सकते हैं, क्योंकि राज मुकुट को ही एक संस्था माना गया है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका क्षेत्र में राज मुकुट की कार्यपालिका शक्ति अत्यंत ही व्यापक यानी बहुत ज्यादा दी गई है। दूसरा पॉइंट, राज मुकुट की शक्तियां या सिद्धांत रूप में सम्राट की शक्तियां में व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां, व्यवस्थापिका संबंधी भी शक्तियां कह सकते हैं उनको। तो व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां, जो व्यवस्थापिका में कौन आएगा? संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति। राज मुकुट को व्यवस्थापन संबंधी भी अनेक शक्तियां प्राप्त है। ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति संसद सहित राजा को प्राप्त है। कानून बनाने का, निर्माण करने का संसद करती है और राजा हस्ताक्षर हस्ताक्षर बाद में किए जाते हैं, लेकिन वहाँ संविधान नहीं, इसलिए कानून लिखित रूप में मैग्ना कार्टा उसमें सारी बातें लिखी गई है, पत्र में अधिकार पत्र है उसमें लिखे गए है। तो वो संसद में संविधान में तो नहीं जुड़ता, लेकिन कानून बना देते हैं, राजा को प्राप्त है। इस प्रकार राज मुकुट के द्वारा संसद के साथ मिलकर व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। इस संबंध में राज मुकुट की शक्तियां निम्न है।
पहली है, संसद के दोनों सदनों में द्वितीय सदन यानी लॉर्ड सभा के निर्माण के संबंध में राज मुकुट को शक्ति प्राप्त है। द्वितीय सदन लॉर्ड सभा यानी राज्यसभा, राज मुकुट को पीयर बनाने का अधिकार है, यानी अध्यक्ष भी बनाने का अधिकार है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पीयर बनाया जाता है वे केवल लॉर्ड सभा के सदस्य ही होते हैं। लोकसभा के चुनाव की तिथि भी राज मुकुट द्वारा ही घोषित की जाती है, यानी पीयर बनाने का, राज्यसभा में सदस्य बनाने का, और चुनाव की लोकसभा के या लोक सदन के चुनाव की तिथि भी राज मुकुट ही तय करता है। दूसरा है, राज मुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित कर सकता है, यानी राज मुकुट संसद के दोनों सदनों को बुला सकता है, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदन को बुला सकता है, और मंत्रिमंडल द्वारा भी, मंत्रिमंडल क्या, प्रधानमंत्री के द्वारा भी बुलाया जा सकता है। लॉर्ड सभा तो एक स्थायी सदन है, लेकिन राज मुकुट लोक सदन को विघटित कर सकता है, यानी लॉर्ड सभा यानी राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी, कभी भी भंग हो सकती है। लेकिन वहां का राज मुकुट यानी संस्था जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, वो लोक सदन को यानी लोकसभा को भंग कर सकती है। तीसरा पॉइंट है, व्यवस्थापन या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों में तीसरा पॉइंट, संसद के आरंभ में सम्राट भाषण देता है जिनमें देश की नीति का प्रकाश डाला जाता है। वास्तविक ये है कि सम्राट का भाषण उनके मंत्रियों द्वारा ही तय किया जाता है और राजा उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी सम्राट भाषण दे रहा है तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन नाम मात्र की तब हो जाती है जब ये भाषण तैयार कौन करता है, मंत्रिमंडल भाषण तैयार करता है, किसका, सम्राट का, और वो कभी भी उसमें सम्राट या राजा उस भाषण में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब किसके पास शक्ति ज्यादा आ गई, मंत्री और मंत्रिमंडल में ज्यादा शक्ति आ गई। चौथा है, कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो जाए। यानी जब भी कानून बनाते, व्यवस्थापिका कानून बनाए और कानून बनने के बाद अगर सम्राट या राजा के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो वो कानून नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना बच्चों, कानून वहाँ बनता है लेकिन संविधान नहीं, इसलिए संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। कानून बनाएगी क्योंकि लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए कार्य करना, जैसे परिस्थिति बदलती है वैसे कानून उनको बनाना ही पड़ेगा। तो संविधान नहीं, इसका मतलब कानून नहीं बनेगा। कानून बन रहा है सम्राट वहाँ पे, तो कानून बनाने का अधिकार किसको, व्यवस्थापिका का, लेकिन साइन किसके होंगे, सम्राट के हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून बन पाएगा। पांचवा है, राज मुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं व अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यानी राज मुकुट को दूसरे राज्यों के अध्यादेश जारी करना है, इनके खिलाफ अध्यादेश जारी करना। सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं दूसरे राज्य, तो वो क्या कहते हैं, उनके खिलाफ अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन, राज मुकुट। छठा है, लास्ट है छठा, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों में छठा लास्ट है। पिछले कुछ वर्षों में राज मुकुट को व्यवस्थापन क्षेत्र में एक और शक्ति प्राप्त हो गई है और वह है सपरिषद आदेश जारी करने की शक्ति। यानी वर्तमान समय में व्यवस्थापिका या व्यवस्थापन कार्य इतना अधिक बढ़ गया है कि संसद समस्त कार्य नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप अनेक विधेयकों के संबंध में वह केवल मोटी रूपरेखा पारित कर देती है और सूक्ष्म बातों की पूर्ति करना वह राज मुकुट पर छोड़ देती है। यानी कार्यपालिका को दूसरे कार्य दे देती है। हमारे यहाँ वहाँ प्रदत्त व्यवस्था कहते हैं, वहाँ पे ब्रिटिश में सपरिषद आदेश, यानी संसद के कार्य बात बढ़ जाते हैं तो मोटी मोटी रूपरेखा तैयार करती है संसद, बाकी के कार्य को राज मुकुट,
कार्यपालिका को दिया जाता है, जिसे वह मंत्रियों और प्रशासन विभाग के माध्यम से करता है। कौन? राजमुकुट। राजमुकुट ये है संस्था है, तो वो मंत्री और प्रशासन के विभाग द्वारा के माध्यम से ये कार्य पूरा करवाता है। यही सब परिषद आदेश है और उन्हें राजमुकुट के नाम से भी जारी किया जा सकता है। तो ये भी एक अलग से आदेश कहा जा सकता है कि संसद के कार्य बढ़ जाते हैं तो मोटे तौर पर संसद कार्य करती है, लेकिन बाकी कार्य राजमुकुट को सौंपती है। राजमुकुट मंत्री और प्रशासन द्वारा ये कार्य करवाती है। तीसरा पॉइंट है न्याय संबंधी शक्तियां। सम्राट को न्याय का स्रोत या साधन कहा जाता है और न्याय क्षेत्र में भी उसे कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट की न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद की प्रार्थना पर उन्हें उसके पद से हटा भी सकती है। अगर संसद मना करे कि उस न्यायाधीश से मुख्य न्यायाधीश अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तो सम्राट सिफारिश कर सकता है, संसद के द्वारा उनका हटा भी सकता है और सम्राट द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। वह अपराधियों के दंड को कम कर सकता है, उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। उपदेश व अधिराज्यों की अंतिम अपीलें राजमुकुट ही सुनता है। यानी जो उनके अधीनस्थ राज्यों में जो अदालतें हैं उनकी भी अपीलें राजमुकुट ही सुनेगा और अपराधियों को दंड कम करने का अधिकार भी राजा को है। यानी क्या कहते हैं, सम्राट को है अधिकार। जो राष्ट्रपति कहलाता है उनको जैसे किसी अपराधी को फांसी दे दी तो वो आजीवन कारावास के रूप में वो बदल सकता है और उनकी सजा कम कर सकता है। इस तरीके से उनको न्याय क्षेत्र में भी अधिकार प्राप्त है। चौथा लास्ट है धार्मिक क्षेत्र में शक्तियां। राजमुकुट की धार्मिक क्षेत्र में शक्तियां। सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियां प्राप्त है। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च उनका नाम है और रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट का प्रमुख हैं। यानी एलिजाबेथ के समय भी यही था कि चर्च का प्रमुख राजा ही होगा। वह चर्च के समस्त अधिकार जैसे आर्क बिशप, डीन और कैनन की नियुक्ति करता है। यानी चर्च में जो हम फादर कहते हैं वहाँ उनके ऐसे लोगों को नियुक्ति देता है, वहाँ पे वो सारे संभालते हैं, धार्मिक क्षेत्र का संभालते हैं। तो उनका नाम अधिकारी, उनके जो अधिकारी चर्च के अधिकारी है वो आर्क बिशप, डीन और कैनन, इस सब की नियुक्ति भी सम्राट द्वारा की जाती है या राजमुकुट द्वारा की जाती है। सम्राट कैंटरबरी और यॉर्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है। यानी धर्म का सम्मेलन का नाम है ये कैंटरबरी और यॉर्क सम्मेलन बुलाता है और इन सम्मेलन द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी समय आवश्यक है जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयक पर उसके हस्ताक्षर जरूरी है। यानी धार्मिक में जो सम्मेलन बुलाए और सम्मेलन में जो क्या क्या नियम वगैरह बनाए उसमें भी हस्ताक्षर सम्राट ही करता है। और जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयक पर उसके हस्ताक्षर जरूरी है, वैसे ही 1919 में से चर्च के प्रबंधन की नेशनल असेंबली नामक संस्था की स्थापना हो गई है। ये 1919 के बाद इनकी एक संस्था बनाई गई है, वो सारा कार्यभार उनके हाथ में है। और इस सभा द्वारा पारित नियमों पर भी राजमुकुट की अंतिम स्वीकृति आवश्यक है। सम्राट ब्रिटिश चर्च की भांति स्कॉटलैंड को प्रेस्बिटेरियन चर्च का भी सर्वोच्च प्रमुख है। धार्मिक क्षेत्र में सम्राट की स्थिति के कारण उसे धर्म रक्षक कहा जा सकता है। यानी उनकी धार्मिक व्यवस्था के कारण उसको क्या कहा जा सकता है? धर्म रक्षक कहा जा सकता है। इसके अलावा सम्राट का या सम्मान या स्रोत, सम्मान इनका क्या है, उनके साधन क्या है सम्मान के, तो इसमें राजमुकुट को
अधिकार प्राप्त है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान कर सके। इस प्रकार की उपाधियां है ड्यूक, वेरन, अर्ल, नाइट, लॉर्ड की उपाधियां प्रमुख है। ये उपाधियां भी सम्राट द्वारा उपाधियां दे सकते हैं, ये उनके साधन है सम्मान के। हमारे यहाँ डॉक्टर की उपाधि वो तो खुद लेते, पहले उपाधियां का अब हमारे मौलिक अधिकार कानून में बंद कर दिया भारत में, क्योंकि पहले वो थे सुभाष चंद्र बोस की उपाधि, महात्मा गांधी, महात्मा की ये उपाधि, ये सब बंद कर दिए हमारे। अब हमारी वो उपाधियां जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, ये अपनी उपाधि लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ये उपाधियों का नाम है ड्यूरक, वेनल, अर्ल एंड लॉर्ड। ये सब उपाधियां कौन? सम्राट द्वारा दी जाती है। कल हम पढ़ेंगे सम्राट की वास्तविक स्थिति और सम्राट राज करता है शासन नहीं, इस बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज हमने राज मुकुट की शक्ति अथवा सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियां पढ़ी। ये सिद्धांत के रूप में तो, लिखित रूप में तो ये सम्राट की शक्तियां, लेकिन ओरिजिनल जो शक्तियां व्यवहार में यूज करता है वो कौन करता है? राज मुकुट करता है, जो एक संस्था है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और प्रशासन के रूप में कार्य किया जा सकता है, और सिद्धांत में सम्राट की शक्ति कही जा सकती है। ठीक है बच्चों, बाय।